हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर एजुकेशन। मैं आज आपके सामने एक यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक नए कोर्स क्रैश कोर्स को शुरू करने जा रही हूँ। अगर जिन लोगों ने भी यूपीएससी 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर नहीं किया है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स होगा। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिशियल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए है, नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, अभी जो न्यूज़ में ट्रेंड चल रहा है, एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में बात करें, आपने अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दिए होंगे या उसका थोड़ा सा ट्रेंड देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि 2011 के बाद से अगर हम ट्रेंड देखें, जैसे 2011 में आप देखेंगे 19 क्वेश्चन आए थे, 2012 में 9, 2013 में 11, 13, उसी तरीके से अगर आप 17 में देखें 6, 18 में 13 और 2019 में 11 क्वेश्चन आए। तो अगर आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूपीएससी में जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एवरेज 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, और इन्हीं 10 to 12, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस लेके चलना ही होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डर लगता है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होता है या जो साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं। उन्हें लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, ठीक है, इतना हम देख लेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन नहीं, 2011 के बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको सही तरीके से एनालिसिस करने पे पता चलेगा कि आपके पास, देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप इस टर्म को ही अगर आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा साइंस एक थ्योरेटिकल पार्ट है और टेक्नोलॉजी आपका एक सिंपल कह सकते हैं एप्लीकेशन है साइंस का। तो 2011 या 2013 के बाद यूपीएससी साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से या थ्योरी से शिफ्ट हो चुकी है एप्लीकेशन की तरफ। आप अगर यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो मोस्टली आपसे एप्लीकेशन के बारे में पूछेगा कि साइंस अगर कोई न्यू डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में पूछेगा आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल से, फिजिक्स के किसी लॉ से, या बायोलॉजी में जैसे सिंपल पहले विटामिन के बारे में पूछ लिया जाता है, डीएनए के बारे में सिंपल पूछ लिया जाता था, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में पूछ लिया जाता था। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, स्टेट पीसीएस पूछती है, लेकिन यूपीएससी हार्डली ऐसा क्वेश्चन देती है। वो इस चीज़ पे मेंटेन रखती है कि वो एप्लीकेशन पार्ट को पूछे, ना कि थ्योरेटिकल पार्ट को पूछे। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। आप अगर एनसीईआरटी की बात करोगे, एनसीईआरटी अगर आप 6 से 12 देखोगे तो एनसीईआरटी में 90% आपको थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हुए थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। टेक्नोलॉजिकल पार्ट बहुत ही कम है, और यूपीएससी आपसे टेक्नोलॉजी का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही है। अब ये चीज़ें तैयार कैसे होंगी? बिना आपको थ्योरी पता किए हुए या बिना थ्योरेटिकल टर्म को जाने हुए आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोई टॉपिक चल रहा होगा या करंट का कोई भी इश्यू होगा समझ आएगा, पर आप उसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको मैं उनको बताते हुए चलूँगी, जिससे कि आपके जो करंट इश्यूज़ हैं उनको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनको आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है। और जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि वो उनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो इसमें बेहतर नहीं कर सकते, तो ये आप यकीन मानिए कि जो साइंस के भी स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि उनको 5G के बारे में पहले से पता है। आप 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, आप जितना जानोगे वो भी उतना ही जानेंगे करंट इशू से। तो ऐसा नहीं, बस उन्हें अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है अगर साइंस की तो उनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि ये रॉकेट साइंस आ गया, आप कोई मिसाइल छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा आपके लिए भी नहीं होगा। आपके लिए भी चीज़ें आसान होगी, बशर्ते आप उसको, अगर वो 2 बार में सीख रहे हैं तो आपको तीसरी बार बस जानना होगा, इतना ही अंतर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोचें कि चलो इतना एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ ही देते हैं, अगर थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो आप अगर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि 10% क्वेश्चन साइंस एंड टेक को कवर अप कर रहा है। आप अगर मान लें कि आपने पॉलिटी बहुत अच्छी से तैयार की, हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार करी, लेकिन यूपीएससी के
एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर का जो टफनेस है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। यूपीएससी कभी किसी टॉपिक से या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कभी क्वेश्चन बहुत ही आसान बनाती है, कभी बहुत ज़्यादा टफ बना देती है, कभी मॉडरेट रहती है। अगर सपोज दैट आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी तैयार है, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन 15 में से 6 क्वेश्चन उसने बहुत टफ पूछ लिए यूपीएससी ने, तब आप क्या करेंगे? आपकी मजबूरी है कि वो छोड़नी पड़ेगी। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपको कहीं पे भी अगर ऐसा लगे कि ये पोर्शन यूपीएससी ने टफ पूछ लिया है, तो आपका हर पोर्शन एक एवरेज तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से जो आसान क्वेश्चन है जो सभी टैकल कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को आप भी टैकल कर सकें। ओके, मेरा बस यही मोटिव रहेगा इस पूरे सेशन में, इस पूरी क्लासेस में, इस पूरे कोर्स में, कि मैं कम से कम टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल करते ईज़ी से ईज़ी वे में, ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में आपको चीज़ें बता सकूं, समझा सकूं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कोर्स के मैंने बता ही दिया, मैं क्रैश कोर्स आपको बताऊंगी। अब थोड़ा सा जैसे यूपीएससी में अभी तक आप जैसे डर रहे होंगे, तो आप अगर थोड़ा 2019 के 1-2 क्वेश्चंस आप लेकर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बना रही है, और आप अगर कर पा रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पाए। बहुत ही जनरल चीज़ें हैं। अगर आपने करंट अफेयर 1 साल का 1.5 साल का पढ़ रखा है, आपको बेसिक चीज़ें भी पता है, तब भी आप 10 क्वेश्चन में से 4 से 6 क्वेश्चन ईजी बना देंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर से टच में हैं और आपको बेसिक चीज़ें पता है तो। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं 2019 का पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वो पूछ रहा है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट चल रही हैं उनमें से आपको बताने हैं ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। अब आपको ऑप्शन केयरफुली पढ़ना है, और जो आपको जानकारी है आपको उसके हिसाब से चीज़ें समझनी है, अपनी नॉलेज को कनेक्ट करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। ओके, पहला जैसे हम पहले ही ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। अब यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा जिसको आपको पकड़ना भी है, कौन सा? डिफरेंट स्पेसीज। आपको दिख रहा होगा ये जो डिफरेंट स्पेसीज है, इस टर्म को अगर आप पढ़ेंगे तो आप बोल क्या रहा है, वो कह रहा है कि अलग अलग स्पेसीज के डीएनए के जो सेल्स हैं उनको अगर हम जोड़ेंगे तो एक नया फंक्शनल क्रोमोसोम्स क्रिएट होगा। मतलब आप इसको ऐसे दिमाग में लगाइए कि एक ह्यूमन का डीएनए लिया और एक एनिमल का डीएनए लिया, उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो एक नए प्रकार का ऐसे डीएनए डेवलप हो जाएगा जो फंक्शन हो, जो कुछ काम करता हो। जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो उनमें इस तरीके की कॉन्सेप्ट्स दिखाए जाते हैं। क्या आपको लग रहा है, आपने कभी ऐसा रियल में ऐसी कोई नॉलेज या ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है कि ह्यूमन एनिमल्स वर्ड्स आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं, या उनके जीन्स को, उनके डीएनए को आपस में इंटरकनेक्ट में या मिक्स किया जा रहा है और नए प्रकार का फंक्शनिंग क्रोमोसोम? तो ये थोड़ा सा हम मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ठीक सा नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं। बी ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शंस डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। आपने ये सुना होगा कि लैब में बहुत सारे डीएनए हैं जो फंक्शनल हैं, लैब्स में रखे हुए हैं, उनको साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें सुनते रहते हैं, चलो ठीक है, बी ठीक सा लग रहा है। सी पढ़ के देखें, ए पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड ए लिविंग सेल इन ए लेबोरेटरी। वो कह रहा है कि किसी भी एनिमल का अगर हम डीएनए लें, उसके किसी पीस से, उसके किसी पीस से उसको, उस पीस को हम फिर से रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब उससे और भी उसकी सेल का डिवीज़न वगैरह कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो आर्टिफिशियली है कि एक किसी भी एनिमल का एक सेल निकाला, उससे सेल डिवीज़न करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सी भी आंसर हमको सही सही सा लग रहा है। डी अगर देखें, सेल्स टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट एंड एलिमेंट कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीज़न इन लेबोरेटरी। वही बात कह रहा है कि हमने एनिमल या प्लांट से कोई भी सेल निकाला और उसका हम डिवीज़न कर सकते हैं। तो बी और सी डी ये तो हमें पता है कि हाँ ये सही है। थोड़ा डिफरेंस, ये थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न किस में हो रहा है, ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, नॉट जो लिखा हुआ। और ये और ध्यान रखें, इस नॉट टर्म को आप ज़रूर पढ़ें। यूपीएससी की कुछ खास बातें हैं जिनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे यूपीएससी अगर अपने क्वेश्चंस में कुछ स्पेशल टर्म्स को इस्तेमाल करे, जैसे ओनली,
नेवर, ऑलवेज, कुछ ऐसे अगर टर्म आए तो आप एकदम से सतर्क होगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए कि एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं करेक्ट, अब वो करेक्ट ढूंढने में आपको पहला क्वेश्चन अजीब सा लगेगा, सेकंड पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शंस डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, आप कहें हाँ ये तो सही है, आप बी मारेंगे और आगे निकल जाएंगे, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, मिस्टेक कर देंगे क्वेश्चन, और आसान होते हुए भी। तो आपको पता चला होगा कि वो बहुत ही आसान एकदम, अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी अगर आपको होती, अगर वो भी आप लगा देते, क्वेश्चन बन जाता। अगर हम इसमें इस क्वेश्चन को देखें, दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में ही पूछा गया है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। उस समय एक साल पहले ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस थी, न्यूज़ में भी कई बार आई हुई थी, लेकिन अगर आपने नहीं भी सुनी हुई है या थोड़ा भी आपको आइडिया है तो आप इसमें जा सकते हैं। और जनरली मैं जब आगे पढ़ाऊँगी तो इन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज भी डिस्कस करूँगी। अभी मैं जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसमें समझिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप उनको क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, अगर आपने एक साल तैयारी ठीक ठाक तरीके से की है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज़ गेन पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर, वाई। वो कह रहा है कि आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, आरएनए जो इंटरफेरेंस है, आपने अगर पढ़ा होगा तो सिंपल इसमें यही कहा गया है कि आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, वो क्या करता है कि किसी भी एंजाइम से मिलके सिंगल आरएनए को या जो टारगेटेड आरएनए है उसको ब्रेक कर देता है, और जो ब्रेक करने की प्रोसेस है उसको साइलेंसिंग कहते हैं, ठीक है। और इस जो अब होता क्या है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो आता कैसे है बॉडी में या प्लांट्स में, वो इंटरनली भी आ सकता है किसी बैक्टीरिया या वायरस से, या एक्सटर्नली भी आप उसको इंजेक्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बाहर से जो आरएनए इंटरफेरेंस हो रही है टेक्नोलॉजी, या जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बॉडी में आ रहा है, वो आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको कैंसर है, तो आपको बाहर से अगर कोई दवाई दी जा रही है या आपको थेरेपी दी जा रही है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपकी बॉडी में भेजा जा रहा है, तो वो आपके लिए क्या होगा, कैंसर को ख़त्म करने का काम करेगा, तो आपके लिए वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर कह सकते हैं कि अगर बैक्टीरिया वायरस की वजह से आपकी बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए जनरेट हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करे, आपकी जो नॉर्मल आरएनए है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करे, ठीक है। आप जैसे आप तो इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। मैंने अभी भी बताया कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब टारगेट आरएनए को ब्रेक करता है, डिग्रेड करता है, तो इसी प्रोसेस को साइलेंसिंग कहते हैं। तो ठीक है भाई, जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो जीन साइलेंसिंग थेरेपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इसको ये साइलेंसिंग थेरेपी करता है, तो पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब देखो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वन नहीं है। तो आप देख रहे हैं बी, तो बी को आप काट दीजिए कि बी आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आता है सेकंड ऑप्शन, इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मैंने अभी बताया कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कैंसर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, इसका मतलब 2 सही है। तो आप देखो बी ऑप्शन में क्या है, 1 नहीं है, और सी और डी में क्या है, 2 नहीं है। इससे आपको पता चलता है कि बी ऑप्शन भी गलत होगा और सी ऑप्शन भी गलत होगा। तो आपके सामने आ गया कि ऑप्शन कौन सा होगा, आपके सामने आंसर आ गया ए। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट इन माइक्रोपैथोजेंस इन इंडिया। तो आप देखो बहुत ही न्यूज़ में आज ये टर्म बहुत ही जनरल हो गया है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जनरेट हो गया है, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन पे बार बार दवाइयों को ले रहा है, या उसको अगर कोई भी एक बीमारी है और वो कई, इस डॉक्टर ने ये दवाई दे दी, आपने खा ली, पूरा कोर्स नहीं किया, आप कह रहे हैं कि नहीं फ़ायदा नहीं मिला या मिल गया, आपने छोड़ दिया, कुछ समय के बाद आप किसी और डॉक्टर के पास गए, उसने भी नई टाइप की एंटीबायोटिक्स दे दी, आपने वो कुछ दिन खाई, उसको छोड़ दिया। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी
कुछ दिनों के लिए सही हो जाएगी और आपकी बॉडी में जो वायरस या बैक्टीरिया है उनसे लड़ने के लिए एंटी बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे कि फिर उसके बाद आप कोई भी दवाई खाओगे उन बैक्टीरिया पे उन दवाई या मेडिसिन का असर नहीं होगा। अब इस सिचुएशन को ही कहा जाता है ड्रग रेसिस्टेंस। और आप कितनी भी दवाई, कोई भी दवाई खा लें, किसी भी दवाई का अगर आप पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को देखें, ये है रीज़न क्या है भाई मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट पैदा जो हो रहा है। तो पहला ऑप्शन जैसे बता रहे हैं जेनेटिक प्रिडिक्शन ऑफ सम पीपल्स, तो जेनेटिकली तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन काट दीजिए। तो अगर आप पहला ऑप्शन काटेंगे तो आपके सामने ऑप्शन कटेगा ए और ऑप्शन सी। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन बी और डी। ठीक है, इसमें 1 नहीं है तो ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने आता है टू टेक इन इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिसीज। 2 तो सही है, 2 दोनों में है। 4 देखो ज़रा, मल्टी क्रोनिक डिसीज़ इन सम पीपल्स, ये सही है कि अगर आपको कई बीमारियां हैं, आप टीबी है, आपको ट्यूबरक्लोसिस है, आपको उसकी भी दवाई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आपको एड्स है आप उसके लिए भी ले रहे हैं, आपको कैंसर है आप उसके लिए भी, तो अगर आपको कई क्रोनिक डिसीज़ हैं और आप सबकी डोज एक साथ ले रहे हैं तो तब भी आपको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हो सकता है। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि आंसर इज डी आपके लिए डी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन फिर से देखें, जैसे आप देखेंगे व्हाट इज़ K9 प्रोटीन, दिस इज़ ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज़। अगर ये 6 महीने 1 साल पहले की बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी हाईलाइट, ये काफ़ी न्यूज़ में था। रीज़न क्या था कि लोग पहले ये सोचा करते थे कि जो ह्यूमन के जीन में जो चेंज हो सकता है वो नेचुरली हो सकता है, ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन साइंटिस्टों ने एक थेरेपी या एक हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको कह CIRSPR। ठीक है, और उसमें एक प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है या एक एंजाइम का इस्तेमाल किया गया है। इसी एंजाइम को कहते हैं Cas9 प्रोटीन या Cas9 एंजाइम। ओके, अब ये करता क्या है कि ये जीन है जो हमारी बॉडी के जीन होते हैं उनको एडिट करता है कि अगर हेरिडिटरी भी अगर किसी चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रोटीन या एंजाइम को बॉडी में इंजेक्ट करा के उस डिफेक्टेड पार्ट को निकाला जाएगा। ये प्रोटीन उस डिफेक्टेड पार्ट को निकाल के और जो बची हुई जीन्स होंगी या DNA होगा उनको ऐड कर देगा। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि Cas9 जो प्रोटीन है उसका जो वर्क है वो क्या है, जीन की एडिटिंग करना। अब जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी DNA की किसी भी हेलिकल स्ट्रक्चर को तोड़ के कहीं पे भी मिलाया जाएगा। प्रॉपर पता होता है उसको कि कहाँ पे भेजा जा रहा है, मतलब वो जो टारगेट करने वाला जीन है उसको अपना टारगेट पता है। ओके, इसी को कहते हैं टारगेट जीन एडिटिंग। तो आपको पता चल गया होगा इसका ऑप्शन क्या है, ए। अब सिंपल आपको पता चल गया है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही होगा और सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो वही आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे और अगर आपको करंट थोड़ा भी पता है तो यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूँ कि मैं आपको अगर जो क्रैश कोर्स है उसमें जो पढ़ाऊँगी वो क्या पढ़ाऊँगी, तो उसमें आप देख लीजिए। जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज या कुछ पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। ICT कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पहला ये इंपॉर्टेंट एरिया है, सेकंड आपका कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, फोर्थ आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड रेस्ट। फिर उसके पास जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है अल्टरनेट मैनर में। हेल्थ एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ या कोई करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, या कुछ कॉन्सेप्ट और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक सिलेबस मोटा मोटा पता रखें, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम सिंपल स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को, आगे मूव करते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम देख रहे हैं तो आपके सामने 2 टर्म आ रहे हैं, पहला साइंस एंड सेकेंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइंस, व्हाट इज़ द साइंस, तो साइंस इज स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज और स्टडी। मतलब विज्ञान है क्या,
विज्ञान किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिकली और स्पेसिफिक स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसी को आप साइंस कह रहे हो। और जब आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली और स्पेसिफिक पढ़ते हो तो उसका जो एक हम कह सकते हैं एक थ्योरी तैयार होती है, उसको पूरा पढ़ने के बाद एक थ्योरी, एक सिद्धांत बनता है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ह्यूमन वेलफेयर। कि अगर आप किसी भी थ्योरी को या आप कुछ भी साइंस में पढ़ रहे हो तो बाद में आप किस चीज़ पे शिफ्ट होगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। जैसे अगर आप सेल्स पढ़ रहे हो तो सेल्स बना के करोगे क्या? इनका इस्तेमाल आप बैटरीज में करोगे, उनसे आप इलेक्ट्रिसिटी, उनसे आप पावर जनरेट करने का काम करोगे। और उन पावर जनरेट या उस इलेक्ट्रिसिटी का कौन इस्तेमाल करेगा? ह्यूमन। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी थ्योरीज जनरेट कर रहे हो, उसका इस्तेमाल, उसका यूज़, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? ह्यूमन के वेलफेयर में। और टेक्नोलॉजी किस चीज़ में आती है? प्रैक्टिस में। आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है अगर आप उस थ्योरी को प्रैक्टिस में ला रहे हो, उसी को हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। मैंने शुरुआत में भी बताया था यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो चुका है। 2011-13 के बाद यूपीएससी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछती थी थ्योरेटिकली, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गई है टेक्नोलॉजी की तरफ। अब वो क्या चाहती है कि मैं आपसे क्वेश्चन एप्लीकेशन के से पार्ट से रिलेटेड पूछूंगी। तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि ये है क्या। अब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सबसे पहले टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगी, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी से अगर आप देखेंगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें नहीं, आप अगर 4 चीज़ों पे मेन फोकस होगा, पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे स्पेस क्या है, सेकंड वो स्पेस में है लेकिन उस स्पेस में होने क्या वाला है, कोई चीज़ जाने वाली होगी, उसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ जाएगा, किस जगह पे जाएगा, उस जगह को बोलेंगे ऑर्बिट, कक्ष। और उस सैटेलाइट को उस जगह तक, सैटेलाइट को ऑर्बिट तक भेजने के लिए जो साधन, जो व्हीकल्स चाहिए उसको आप कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स। ये आपका सिंपल, आप अगर 4 टर्म को अगर याद रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए 60% आपको स्पेस टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगी। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम, पहला टर्म आपके सामने आता है व्हाट इज़ द ऑर्बिट। कक्ष क्या है, ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज़ अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पाथ। आप जैसे सिंपल देखें, ये आपका सन है और सन के चारों तरफ कुछ कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। और उसी जैसे अगर यहाँ पे अर्थ है तो वो एक ही पाथ पे लगातार रिपीट कर रही है, रेगुलर रिपीट कर रही है। तो इसी पाथ को, इसी कक्ष को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। अब इस पाथ में जो बॉडी मूव कर रही है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट कहा जाता है। अब ये जो बॉडी मूव कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के, वो कैसी हो सकती है? या तो वो नेचुरल हो सकती है या वो मैन मेड हो सकती है। अगर नेचुरल बात करें, जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, कौन है? मून, चंद्रमा। और बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके ऑर्बिट्स में कई प्रकार के मून्स अवेलेबल है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूं, अपनी गैलेक्सी में ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लैनेट है जिसके पास मैक्सिमम सैटेलाइट है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। और जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो मैन मेड भी हैं, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं। जैसे अगर आप देख सकते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित है या स्थित है, जो वो कैसा है? ह्यूमंस ने बनाया है। ये है क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? एक्चुअली ये एक लेबोरेटरी है जिसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में बनाया है। क्यों भाई, वहाँ पे क्यों बनाया है, अर्थ पे क्यों नहीं बनाया है? एक्चुअली ऐसा है कि अर्थ पे अगर हम, बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जिनको हमें करने के लिए उसी तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए जो स्पेस में है, ठीक है। तो अब अगर हम वो उस तरीके के प्रैक्टिकल्स, उस तरीके की प्रैक्टिस, उस तरीके के एक्सपेरिमेंट अगर हम अर्थ पे करते हैं तो ग्रेविटी का कुछ इफ़ेक्ट है जो हमें सही डेटा को नहीं आने देता है, या हम सही डेटा एनालाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ को, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है। एक प्रकार की ये लेबोरेटरी है, ठीक है। आप अगर प्लैनेट्स की बात करें तो जैसे आप प्लैनेट देखें, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स देखेंगे। ये एस्टेरॉइड एक छोटे छोटे, हम कह सकते हैं पत्थर के, स्टोन के टुकड़े होते हैं जो कि स्पेस में लगातार घूमते रहते हैं। ये भी किसी न किसी
सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो इनको भी हम ऑर्बिट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या ऑर्बिट्स हैं, इनके कई एडवांटेजेस होते हैं और कई डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब अगर हम ऑर्बिट्स का क्लासिफिकेशन देखें कि ऑर्बिट कितने टाइप के हो सकते हैं, तो सिंपल ऑर्बिट्स कई टाइप के हैं, लेकिन अगर हम उनके हाइट, ऊंचाई या एल्टीट्यूड और पाथ, अगर हम उसकी ऊंचाई और पाथ के बेस पे अगर उनका क्लासिफिकेशन करें तो कुछ सिंपल तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। हाइट एल्टीट्यूड के बेस पे लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट मियो और हियो हायर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हम पाथ के बेस पे देखें, मतलब उनके जो कौन सा पाथ अपना रहे हैं, कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, उसके हिसाब से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है, तो अगर कोई भी सैटेलाइट या कोई भी हम सिंपल देखते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी है, अगर वो काम कर रही है या वर्क कर रही है तो वो किस तरीके से मूव कर सकती है। अगर वो बॉडी इस तरीके से अर्थ के इक्वेटोरियली मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट है। लेकिन अगर कोई भी सैटेलाइट या सेलेस्टियल बॉडी अगर पोल टू पोल मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे पोलर ऑर्बिट, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो आपके ऑर्बिट्स हैं हाइट के आधार पे और उनके पाथ के आधार पे अगर नॉर्थ से वो साउथ में मूव कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम पोलर ऑर्बिट। लेकिन अगर वो ईस्ट से वेस्ट में मूव कर रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेटर के जस्ट पैरेलली मूव कर रहे हैं। अब अगर हम दूसरे तरीके से हाइट के बेस पे अगर हम देखना चाहें तो हाइट के बेस पे आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बाद आपका कुछ एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर से निकलने के बाद ये आपका पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने अपनी सुविधा के आधार पे या बेस पे इस स्पेस को भी डिस्टेंस पे, हाइट के आधार पे कुछ नाम दिया गया है। जैसे सबसे नीचे हम कह सकते हैं इस डिस्टेंस को, सबसे लोअर डिस्टेंस है, सबसे नीचे वाला ऑर्बिट है, इसको कहते हैं लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट। उसके ऊपर वाला कुछ और दूरी पे देखेंगे उसको बोलेंगे मियो मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे हियो हायर अर्थ ऑर्बिट। इनकी डिस्टेंस क्या है, कितनी कितनी दूरी पर है, तो चलिए हम इसके बारे में भी वन बाय वन आपसे कंसर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको ऑर्बिट दिखाया गया है, सबसे लोअर वाला पाथ ये, इस अर्थ आपका ये है, उसके बाद आपका ये एटमॉस्फेयर, फिर ये आपका आ जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट आपका 100 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर मान लिया जाता है, ठीक है। और आप बुक्स वगैरह में देखोगे इनकी डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मैंने जो डाटा लिया है उसमें लिया है कि लोअर अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से आप 1500 किलोमीटर ले सकते हैं। कहीं कुछ बुक्स में आपको मिलेगा 100 या 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर में, ठीक है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट, इसमें अगर आप देखेंगे लियो के जस्ट ऊपर है। अगर हम अपने डाटा के हिसाब से बात करें तो इसमें है 5000 से 10,000 किलोमीटर, ओके। लेकिन अगर और कुछ बुक्स में देखेंगे तो आप वो ऐसे कहते हैं 2000 से 35,786 किलोमीटर पे है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका हियो हायर अर्थ ऑर्बिट। हायर अर्थ ऑर्बिट आपका हो जाएगा मोर देन 3,586 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका हियो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, पहले लोअर अर्थ ऑर्बिट, फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट, फिर हायर अर्थ ऑर्बिट। अब अगर हम देखें इनको वन बाई वन, अगर जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डाटा अगर अलग करके देखा हुआ है तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि लोअर अर्थ ऑर्बिट जो उसकी ऊंचाई है वो हम कितनी मेंशन या मोटी मोटी बताई जाती है 160 से 2000 किलोमीटर पे। इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारी अर्थ है, उसके चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इसके चारों तरफ। अगर ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, नीचे है, तो इसको मूव करने के लिए टाइम भी कम लगेगा। तो ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट होता है उसको एक चक्कर पूरा करने के लिए, मतलब अपना एक पूरा ऑर्बिटल पीरियड को कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्स 90 to 120 मिनट्स पूरा लगता है, ठीक है।
अब अगर इसमें देखें तो इसमें जो सैटेलाइट है वो कम डिस्टेंस पे है, इसको मूव करने के लिए कम एनर्जी, कम ऊर्जा या आपको कम फ्यूल की ज़रूरत होगी, इसलिए हम कहते हैं इसको लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात देखें कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका क्या एडवांटेज है, तो ये है कि अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के जितने नज़दीक होगा वो उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएगा। तो ये होता क्या है कि ग्लोबली चीज़ों को कवर कर पाएगा करता है। सेकेंड ये है कि ये टाइम कम लेता है इंफॉर्मेशंस को जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने में और फिर से अर्थ तक पहुंचाने में। ठीक है, तो ये डेटा की प्रोसेसिंग में लेस टाइम, कम टाइम लेता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इससे होता क्या है कि भाई अगर पास में है तो ये केवल इतने ही एरिया को कवर करेगा सैटेलाइट, लेकिन अगर दूर है तो इतने एरिया को कवर करेगा। तो इसलिए होता क्या है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी रिजोल्यूशन पावर अच्छी होती है, अच्छे इमेजेस देते हैं, साफ इमेजेस देते हैं, लेकिन इनके लिए पूरे 360 डिग्री कवर अप करने के लिए, पूरे अर्थ को कवर अप करने के लिए नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और दूसरा है कि अगर कोई भी वेदर डिस्टरबेंस होता है या वेदर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इन्हें जल्दी से डिस्टरबेंसेस यहाँ पे अकर हो जाते हैं कंपैरेटिवली टू मियो और हियो में। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर इनके एप्लीकेशंस की बात करें कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे क्या काम होता है, वहाँ पे जो सैटेलाइट्स भेजते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजते हैं उनका इस्तेमाल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की तरह किया जाता है। अब आपके सामने एक नया टर्म आ गया है, व्हाट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सो व्हाट इज़ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, आप यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तीन टर्म है। रिमोट का क्या मतलब है, रिमोट का मतलब है दूर, कि अगर कोई भी चीज़ दूर है। सेंसिंग मतलब उसको समझना, सैटेलाइट मतलब आप सिंपल कह सकते हैं उपग्रह या प्रक्षेपण। मतलब अगर कोई भी सैटेलाइट किसी दूर की चीज़ को समझ रहा है, इस प्रकार के सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि वो जैसे देखती है कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 33% हमें फॉरेस्ट कवर करना है, फॉरेस्ट एरिया कवर अप करना है। अब गवर्नमेंट अगर इस डेटा को हर 5 साल में या हर साल अगर देखना चाहती है कि किस स्टेट में फॉरेस्ट एरिया कितने % इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, तो ऐसा तो नहीं किया जाएगा कि भाई हर पेड़ की जो डेंसिटी है उसको देखा जाए या नंबर ऑफ़ पेड़ गिने जाएं हर साल। ठीक है, या कितना एरिया कवर अप कर रहा है ये हाथों से या सेंटीमीटर या इंची टैप लेके देखा जाए, ये काफ़ी टिपिकल होगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है कि ये सैटेलाइट दूर से ही हाइट, एल्टीट्यूड के बेस पर आसानी से बता देते हैं कि किस एरिया में कितने % एरिया में फॉरेस्ट एरिया है या कितने % या कितने % जो ट्रीज़ हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में मैंने अभी बताया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही है। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना अपना सेकेंड चाइना अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 5 कंट्रीज़ का स्पेस स्टेशन है, लेकिन चाइना अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लोअर अर्थ ऑर्बिट में बना रहा है जिसको नाम दिया गया है तियांग-2। ठीक है, ये याद रखना, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इसका रोटेशन देखें कि इसमें जो सैटेलाइट डाले जाते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में उनका मूवमेंट कैसा होता है, तो मोस्टली लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट डालते हैं उनका मूवमेंट पोल टू पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो इनका पोलर टू पोलर या पोल टू पोल रोटेशन होता है। ठीक है, अब आप सिंपल अगर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करें, एक बार रिवीजन करें तो आपको केवल 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है या एल्टीट्यूड है या हाइट है वो 160 to 2000 किलोमीटर है। इसका ऑर्बिटल पीरियड मतलब अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट है तो वो अपना पूरा एक चक्कर करने में कितना टाइम लेगा, 90 to 120 मिनट। इसके लिए लो एनर्जी की ज़रूरत है। एडवांटेज ये है कि ये नीचे है तो ज़्यादा
अच्छी इमेजेस लेगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कम टाइम में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। डिसएडवांटेजेस ये है कि एरिया को कम कवर अप करेगा तो नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी और जो वेदर फिनोमेना है उनका इफेक्ट आसानी से पड़ जाएगा, तो जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी ज़्यादा अकर्स होते हैं। एप्लीकेशंस आपको पता है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यहाँ पे रखे जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लोअर अर्थ ऑर्बिट में है और चाइना अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियांगोंग 2। ठीक है, उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट को हम सेकेंड लेक्चर में पूरा करेंगे। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया। मैंने कुछ भी नहीं बताया इस चैप्टर में, बस आपको ये बताया है कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का वो कितना है, आपका सिलेबस क्या है, यूपीएससी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बेसिक तैयार है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं से भी टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक पढ़ रखी है, आपने अगर करंट अफेयर थोड़ा देख रखा है, तो अगर आप क्वेश्चंस को सही तरीके से अपनी जो भी नॉलेज है उसके बेस पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा स्पेस टेक्नोलॉजी को मैंने शुरू किया। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको केवल 4 टर्म में देखने हैं। स्पेस क्या है, ऑर्बिट क्या है, सैटेलाइट क्या है और लॉन्चिंग व्हीकल्स क्या है। मैंने स्टार्ट किया था ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट कुछ भी नहीं है, रिपीटिंग एक पाथ है। किसी भी बॉडी के चारों तरफ अगर कोई दूसरी बॉडी लगातार मूव कर रही है तो उस जगह को हम ऑर्बिट कहते हैं। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं उसको हमने 2 टाइप से उनका क्लासिफिकेशन किया। एक तो उनके हाइट एल्टीट्यूड के बेस पे और दूसरा उनके पाथ के बेस पे। हाइट एल्टीट्यूड के बेस पे हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट। अगर हम पाथ के बेस पे देखें, अगर उनका जो पाथ है वो किस तरीके से है, तो हम कह सकते हैं अगर वो पोल टू पोल मूव कर रहे हैं तो पोलर है और इक्वेटर ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं तो इक्वेटर होगा। आपने पहला लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में देखा था कि लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो आपका 160 टू 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और उसकी जो हाइट है, उसका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो आपका 90 टू 120 मिनट है। रोटेशन वो कैसे करता है, पोल टू पोल करता है। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो, स्पीड में प्रॉब्लम हो या आपको आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही हो या कोई टर्म अभी तक आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, मैं आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए, तो थैंक यू सो मच।